हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम हमारी पॉलिटी की 4th क्लास का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम नवीन सर द्वारा उनके नायक फाउंडेशन बैच में करवाए जा रहे पॉलिटी का रिवीजन करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम 4थी क्लास का रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे कि भारत का संविधान का विकास किस तरह से हुआ। इसमें हम 1600 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, और भी इतिहास की जो जो बातें हमारे जानने के लिए ज़रूरी है वो सभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, चार्टर एक्ट 1600। ठीक है, इस एक्ट में क्या था? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके पूर्वी देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया। ब्रिटेन की उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिया था। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1599 में हो चुकी थी, और इसको अधिकार मिला था कब? 31 दिसंबर 1600 को हमारे पूर्व के देशों में 15 वर्ष तक व्यापार करने के लिए। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले का नाम क्या था? 1600 में नाम था इसका द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम कब पड़ा? ये पड़ा 1833 में। ठीक है, इस कंपनी में कुल 217 निवेशक थे, और इस कंपनी का पहला अध्यक्ष कौन था? इस कंपनी का पहला अध्यक्ष था मेयर। इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इस कंपनी को ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से जाना जाता था। किसको? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी शक्ति 1858 के एक्ट से ख़त्म कर दी गई थी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी सारी शक्ति 1800 एक्ट के तहत ख़त्म कर दी गई थी। 1857 की क्रांति हुई ना, उसके बाद एक एक्ट आया था 1858 में, उसके तहत ख़त्म कर दी गई थी। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, 1874 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया। अब देखो, स्टार्टिंग में भारत में अंग्रेज आए। उस समय सबसे पहले भारत में कौन अंग्रेज आया? इतिहास में जिसका उल्लेख मिलता है वो अंग्रेज था स्टीफन थॉमस। कब आया? 1579, 1579। और सेकंड रॉल्फ फिंच, वो कब आया? 1583। ये दोनों कब आए थे? अकबर के समय। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, ईस्ट इंडिया की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक। और ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई? 1599 में। और एलिजाबेथ ने इनको कब परमिशन दी भारत में आने की, या मतलब पूर्व के देशों में 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की? यदि 31 दिसंबर 1600 में। फिर देखो, 1603 में क्वीन की डेथ हो जाती है। क्वीन कौन? एलिजाबेथ की। और फिर आगे राजा कौन बनते हैं? जेम्स IV। जेम्स IV 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजते हैं, और कैप्टन हॉकिंस अपना हेक्टर जहाज लेके भारत के सूरत में आता है। जेम्स IV अकबर के नाम एक प्रार्थना पत्र भेजते हैं। वैसे तो अकबर 1605 में मर चुके थे, लेकिन इनको नहीं मालूम था। वो अकबर के नाम एक प्रार्थना पत्र भेजते हैं। किस लिए? भारत में व्यापार करने के लिए। 1609 में कैप्टन हॉकिंस आगरा पहुंचते हैं, और आगरा वो देखते हैं कि उस समय 1609 में आगरा में किसका शासन था? उस समय जहांगीर का शासन था। और यहाँ पर भी कैप्टन हॉकिंस को बिजनेस करने की परमिशन नहीं मिली। फिर इसके बाद 1615 में आधिकारिक राजदूत थॉमस रो को बनाकर भेजा। जेम्स IV ने 1615 में थॉमस रो को भारत में भेजा। ठीक है, तो इसे परमिशन मिल गई थी यहाँ पर जहांगीर से व्यापार करने की। धीरे धीरे यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना व्यापार बढ़ाया, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्टिंग में मछलीपट्टनम में लगाई। फिर धीरे धीरे ये और जगह भी अपना व्यापार फैलाने लगे। तो हमारा एक उस समय प्रांत था बंगाल, जो अब भी है, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत होता था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश, ये सब मिलकर ही, इन सब सारे भूभाग को ही बंगाल बोला जाता था। तो इस भूभाग पर विश्व का 1/4 धागे वस्त्र का व्यापार होता था। यहीं से धागा वस्त्र विश्व का 1/4 बनता था। और अंग्रेज़ों की मंशा थी कि वेस्ट बंगाल में व्यापार किया जाए ताकि ज़्यादा अधिक मुनाफा कमाया जा सके। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने प्रयास किया, और इनकी ईस्ट इंडीज़ कंपनी वेस्ट बंगाल में 2% टैक्स देकर व्यापार करने लगी। लेकिन इस समय यहाँ पर
औरंगजेब के मामा थे जिनका नाम था शाइस्ता खान। उन्होंने इनसे 3.5% टैक्स मांगा, और एक अंग्रेजी अधिकारी जोसिया चिल्ड ने इतना टैक्स देने से मना कर दिया और कहा कि हम तो 2% टैक्स देंगे। तो इस बात से क्रोधित होकर औरंगजेब ने इसको फांसी दिलवा दी थी, और इसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में फ़रुखसियर ने एक दस्तक जारी किया। फ़रुखसियर 1713 से 1719 के बीच यहाँ पर फ़रुखसियर का शासन था। मुगल वंशावली में किसका शासन था? फ़रुखसियर का। ठीक है। इसके समय अंग्रेजी सरकार ने एक शिष्टमंडल भेजा जिसका अध्यक्ष कौन था? जॉन शेरमैन, और इनके साथ एक डॉक्टर आया था, डॉक्टर हिमिल्टन। देखो, फ़रुखसियर उस समय एक बीमारी से ग्रसित था। डॉक्टर हिमिल्टन इनके साथ आया। डॉक्टर हिमिल्टन ने इसका इलाज किया। इस बात से खुश होकर फ़रुखसियर ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इनको मुफ्त व्यापार की परमिशन दे दी। ठीक है। इससे अंग्रेज़ों ने अपनी जड़ें और मजबूत कर ली भारत में। तो ये व्यापार मुफ्त हो गया, तो इसके बाद मुगलों का रेवेन्यू और घटने लगा, डिक्रीज होने लगा। धीरे धीरे आगे टाइम बढ़ा। फिर 1756 में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से नफरत करता था, तो उसी से रिलेटेड एक घटना है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये कब की है? 20 जून 1756 की। इसमें क्या हो गया था कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था, और वो 146 को मतलब बिल्कुल थोड़ी जगह में बंद कर दिया, और सुबह तक उनमें से 123 मर चुके थे। तो इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, जो कब हुई? 20 जून 1756 में। ठीक है। और सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफ़र। जो मीर जाफ़र था, इसको क्लाइव ने लालच दिया, जो अंग्रेजी गवर्नर था, कि हम तुझे गवर्नर बना देंगे बंगाल का, तो हमारा साथ देना। और इसी में फिर प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? 1757 में। और प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज़ों ने अपनी जड़ें और मजबूत कर ली थी भारत में। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन था? मुनरो, और दूसरी तरफ शाह आलम, ये मुगल शासक था, मीर कासिम, शुजाउद्दौला। ठीक है। ये तीनों एक तरफ थे और मुनरो एक तरफ। इसमें इनकी हार हुई और मुनरो जीता। इससे अंग्रेजी शासन पूरी तरह से भारत में स्थापित हो गया था। इनको हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें दो चीज़ें सामने आई। दो संधियाँ हुई थी। इसमें एक तो 12 अगस्त 1756 को, सॉरी ये 1765 होगा, दूसरी 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि में शाह आलम द्वितीय कौन था? मुगल शासक, मुगल बादशाह। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1760 से लेकर 1806 तक। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। ठीक है। और 16 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार बंगाल में द्विवेद शासन लगा दिया गया। किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। इसमें द्विवेद शासन क्या था? जो भी बंगाल का रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और इसकी न्याय प्रशासन, लोक शिकायत नवाब के हाथों में होगी, ताकि यहाँ के लोग अंग्रेज़ों के बिल्कुल खिलाफ ना हो जाए। देखो, चार्टर एक्ट 1726। इस एक्ट में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। इनके गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। ठीक है। अब कानून इनके जो भी गवर्नर है वो बना सकते थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, ब्रिटिश पीएम नॉर्थ, इनकी सिफारिश पर एक गुप्त समिति बनाई गई। कौन सी समिति? सीक्रेट कमेटी। कब? 1772 में। किस लिए बनाई गई थी ये? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी भ्रष्टाचार कर रही है उस पर नज़र रखी जा सके, उस पर कुछ रोक लगाई जा सके। 1773 का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापक दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था। इस एक्ट की पहली बात क्या है? इसमें जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई। मतलब जो भी बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे वो भी बंगाल के अधीन आ गए। मतलब गवर्नर जनरल यहाँ के दोनों गवर्नरों के भी ऊपर होगा। ठीक है। तो यहीं से ही कौन सी केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म माना जाता है। केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है? केंद्र में शक्ति, एक जगह शक्ति। तो इसमें मद्रास के जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मद्रास और मुंबई के जो भी गवर्नर थे वो उनसे ऊपर होगा। तो इसी प्रणाली को केंद्रीकृत प्रणाली कहा गया, और केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म यही से माना जाता है।
तो आपके एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म किस एक्ट के तहत हुआ, तो आप बताएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। इसमें एक तो गवर्नर जनरल खुद होगा, 4 मेंबर काउंसलिंग होगी। इसमें देखो कोई भी डिसीजन लेना हुआ तो बहुमत से पास होगा, तो 4 मेंबर होंगे, तो उसमें से बहुमत किसको मिलेगा, 3 वालों को, ठीक है, 2-2 में जो बराबर हो जाएगा। और इस केस में निर्णायक वोट होगा किसको, किसका, गवर्नर जनरल का, इसे वीटो पावर दी गई। और सेम यही व्यवस्था हमारे कहाँ मिलती है, कार्यपालिका में। कार्यपालिका में भी जहाँ ज़्यादा बहुमत होती है वो फैसला माना जाता है। तो कार्यपालिका का उदय भी रेगुलेटिंग एक्ट के, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके इसी पॉइंट से देखने को मिलता है। तो एग्जाम में पूछ लेगा कार्यपालिका का उदय कहाँ से हुआ, तो आप लोग बताएंगे कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे देखो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ये एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसमें फैसले न मानने वाले को पनिशमेंट होगी, और इसमें फैसले सुरक्षित रखे जाएंगे। मतलब आज अगर कोई फैसला लिया गया है तो उसके बेस पर ही आगे के फैसले लिए जा सकेंगे। तो आपसे पूछ ले कि न्यायपालिका को उदय कहाँ से मिलता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कहाँ से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। और इस समय जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, उसके मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो कौन थे, आप बताएंगे अलीजा इम्पे, ठीक है। इसके 3 अन्य न्यायाधीश, चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड, ओके। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया था, तो इसमें 24 डायरेक्टर्स की एक बैठक बनाई गई, जिसमें से हर वर्ष 1/4 को सेनावृत कर दिया जाएगा, मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा, और उनकी जगह नए ऐड होते रहेंगे। तो इसका कार्यकाल कितना, 4 वर्ष का हो गया, ठीक है। और इसमें हर एक जो भी डायरेक्टर थे 24, हर एक का शेयर कितना था, कम से कम 1000 पाउंड। 1000 पाउंड से कम होने पर वो इससे निकाल दिए जाते थे। अगर 1000 पाउंड से कम है तो उनको वोट का अधिकार नहीं मिलता था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बिना लाइसेंस के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज़ों का व्यापार करने पर बैन लगा दी गई। ना ही तो निजी व्यापार कर सकता था, ना ही कोई रिश्वत ले सकता था कोई, ना ही कोई उपहार ले सकता था। 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमी को दूर करने के लिए एक एक्ट आया, कब, 1781 में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक तो गवर्नर जनरल बना दिया गया था, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया था, लेकिन इन दोनों को शक्तियाँ दे दी गई थी। इसके कारण इन दोनों में कहीं ना कहीं टकराव था। तो इसी को दूर करने के लिए 1781 का ये एक्ट आया था, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में चेंज किया गया। इसमें गवर्नर जनरल सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यहाँ से ये व्यवस्था देखने को मिलती है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो इसका बीज भी हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। देखो अभी क्वेश्चन देखो आप लोग, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर प्राप्त किया था, तो ये किया था महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था, प्रारंभिक नारा था उनका भूभाग नहीं व्यापार। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो इसका गठन 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था, जिसे मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जाना जाता था। ये फैक्ट सही है, एक ये सही है। दूसरा, इसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनिश्चित काल के लिए पूर्वी व्यापार का अधिकार देते हुए एक चार्टर प्रदान किया गया था। नहीं, अनिश्चित काल के लिए नहीं था, स्टार्टिंग में 15 साल के लिए था, तो ये गलत हो जाएगा। इसने 1608 में सूरत में एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया, तो ये सही हो जाएगा। कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को जेम्स प्रथम ने 1609 में समाप्त कर दिया गया था, ये गलत। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे एक्चुअली, ठीक है, ए और सी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को असंयमित व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ अनुक्रम के लिए ब्रिटिश संसद ने कानूनों की एक श्रृंखला, जिसमें पहले स्थान पर था, तो इसके लिए क्या अपनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो इस समय कौन था? अकबर। अकबर कब से कब तक रहा? 1556 से 1605। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के तहत समाप्त कर दिया गया था। ये एक्ट 1858 के तहत 1857 की क्रांति के तुरंत बाद अगले साल ही समाप्त कर दिया गया था।